अस्सलाम वालेकुम। सर फहद, आप स्टार्ट कर लें सेशन। यस मैम, मैं करता हूँ, बस मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक। अच्छा, तो ना जो हम पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पीछे टॉपिक्स कवर किए हैं। उसके बाद फिर हम आज वाले टॉपिक्स पे आ जाएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो जो है मैनुअल टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। यानी कि मैनुअली किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ना हम किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। पहले हम एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने अब तक ना क्या क्या कवर किया है। तो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं कि हमने लास्ट क्या कवर किया था। तो चलें, फिर मैं ही शेयर कर देता हूँ कि हमने ना पीछे कुछ क्या क्या कवर किया था। तो हमारा आज ये ना क्या कहते हैं, डे 9 है। सबसे पहले जो हमने मतलब एसक्यू को देखा, फिर उसके मुख्तलिफ फेजेस देख लिए कि हमने कौन कौन से फेज होते हैं, मॉडल कौन कौन होते हैं हमारे पास। इसके लिए हमने देखा कि टेस्ट को प्लान किस तरह करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो रिक्वायरमेंट लेने का। तो अगर हमने वो ले लिया तो उसको फिर प्लान किस तरह करेंगे, जो टेस्ट केस होते हैं उनको डिज़ाइन करना, फिर मुख्तलिफ टेस्टिंग की टेक्निक्स देख ली थी। जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। फिर जो लास्ट हम देखा था ना, उसमें था नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। वो कुछ प्रैक्टिकल देखा था हमने। तो ये हमने कुछ कवर किया था। वो रखा है। जो हम आज देखते हैं ना, वो है मैनुअल टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं मुझे आप बता दिए अगर चैट में कोई क्वेश्चन है ना, क्योंकि फिर मुश्किल होता है चैट पढ़ना साथ साथ। जी सर, सर अली का क्वेश्चन है। यस मैम, देख लेते हैं। तो उन्होंने मतलब एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछा है कि हम किस तरह ना, एक तो कहते हैं कि भाई जैसे टूल्स चेंज हो रहे होते हैं तो हम कैसे खुद ब खुद अपडेट रख सकते हैं दूसरे को, खुद को। दूसरा वो कह रहे थे कि कैसे ना मतलब अपडेट रह सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना चीज़ों की, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई भी टूल आता है तो उसको सीखना मुश्किल नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। जैसे कोई फ्रेमवर्क आता है, कोई लाइब्रेरी आती है, तो वो तब आप करते हैं जो आपकी बेसिक्स क्लियर हो पीछे, मतलब आपको कंसेप्ट हो। तो ये है कि आप अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, बाकी साथ साथ जैसे न्यूज़ आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं या मीडियम वगैरह पे, तो वहाँ पे उसको पढ़ के ना अपडेट भी रह सकते हैं। या जो आपके सर इंटरेस्ट हैं मेरी उससे रैली। मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ ऐड जी करना चाहता हूँ इसमें। जरूर सर, फिर। ओके। जब हम काम कर रहे होते हैं किसी भी टूल्स के ऊपर, तो जब भी उनकी कोई अपडेट्स आती हैं तो उनमें कुछ मेजर खास चेंजिंग्स नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा कोई दो तीन चीजें या दो तीन फीचर्स, न्यू फीचर्स वो ऐड कर देते हैं, और उसके साथ वो डॉक्यूमेंटेशन भी साथ अवेलेबल होती है जिसको रीड करके आप यूज टू हो सकते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से नए चेंजिंग्स आए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी टूल में। और उसको हम रीड करके तो चेंजिंग्स कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को जो न्यू फीचर्स आए हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर, वो सारे नोट्स होते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास कोई ऑटोमेशन का टूल है जिसे हम यूज कर रहे हैं और हमें उसकी बेसिक्स का बिल्कुल आइडिया है, और अभी चल के उसमें एक वीक या नेक्स्ट वीक के बाद कोई भी अपडेट आती है, कोई भी अपडेट रिलीज की जाती है, तो उसके साथ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब आप उसे अपडेट करते हैं तब भी आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है
कि ये चीजें न्यू हमने अपडेट की हैं, या ये एरर्स बग्स यूजर को देखने में यूजर को मिल रहे थे और हमने इन सब चीजों को अपडेट किया है। तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ मतलब आप फेमिलियर रहें। वो जैसे आप डेली रूटीन में वर्क कर रहे होते हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं तो आपको उनका आइडिया होता जाता है, वो इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। ओवर टू यू सर फहद। यस सर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्टली आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि लाइक एज ए डेवलपर योर डेली टास्क गेट समटाइम्स रियली हेक्टिक, लाइक डेली रूटीन्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं, आप फोकस नहीं कर पाते, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। सो क्यूए में भी क्या यही 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 एक डेली रूटीन रहेगी, या फिर उसमें आप मैनेज कर पाते हैं अपने दूसरी, यानी वर्क लाइफ बैलेंस को इजीली मैनेज कर पाएंगे? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस चीज के रिलेटेड ये ऐड करना चाहूंगा कि अब मेरी आप एग्जांपल ले। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ठीक है। अब मैं बैक एंड भी कर रहा हूँ, फ्रंट एंड भी कर रहा हूँ, दोनों चीजें मुझे आती हैं। बैक एंड में मैं डिफरेंट टूल्स यूज कर रहा हूँ, मुझे उनका बिल्कुल आइडिया है। मेरी डेली रूटीन में मेरे टास्क ही ये हैं कि आपने डेटाबेस ये इस तरह कनेक्ट करना है, डेटाबेस का ये कोड करना है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, फ्रंट एंड में ये चीजें यूज करनी है। अब ये मेरे डेली के रूटीन है, मेरे डेली के टास्क हैं। अब इनके रिलेटेड अगर कोई नई चीज आएगी मार्केट में, या कोई लाइब्रेरी अपडेट की गई है, तो जाहिर सी बात है मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या मुझे आइडिया हो जाएगा जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ कि उनका कोई अपडेट आया। जिसकी एग्जांपल हम लेते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर हम डिफरेंट प्लगइन्स यूज कर रहे होते हैं, और तकरीबन हर ही हफ्ते में हर एक प्लगइन की कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, कोई बग फिक्स हो रहा होता है, कोई न्यू अपडेट आ रही होती है। और जब मैं डेली रूटीन में उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और उसमें कोई अपडेट आएगी, तो मुझे पहले जो उसमें एरर्स थे उनका भी आइडिया होगा, और जो नेक्स्ट आ रहे हैं हमें उनका भी आइडिया हो जाएगा कि ये बग्स जो हैं ये फिक्स हो चुके हैं। अब डिफरेंट ये कब होगा, जब आप अपनी फील्ड से हट के कोई काम करेंगे। लेट सपोज मुझे डेटाबेस नहीं आता और मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ, और मैं आपको फर्स्ट डे ही कह दूं कि भाई आप डेटाबेस की लाइब्रेरीज या आप एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल या मोंगोडीबी में मुझे काम करके दिखाएं, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में कि चीज़ें काम किस तरह करती हैं, किस तरह कोड लिखा जाता है उन सब चीज़ों का। तो इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पर्सन है उनको आइडिया होगा ऑटोमेशन टूल्स का, या फिर अगर मैनुअली टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरीज हैं या जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं, तो उनको डेली टास्क की जो होते हैं उनमें उनको आइडिया होता है, उनका काम ही ये होता है। तो आई थिंक आंसर हो गया होगा आपके क्वेश्चन का सर हमजा। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर फहद ने बताया कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिक्स में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऊपरी कॉन्सेप्ट्स और साथ अगर डीएसए भी कर ले, तो क्या ये बेसिक्स की सेंस में इनफ है? और इसी में मैं ये भी पूछा था कि ये इस सेंस में कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना हो, या एक नई कोई और लाइब्रेरी को भी सीखना हो, तो इस सेंस में। सर काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक दफा? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सर वेरी शॉर्ट, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर फहद ने बताया कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो, तो क्या बेसिक्स में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स और डीएसए ये इनफ है, या इसके अलावा भी कुछ सीखना होगा? अच्छा ठीक है सर। अगर तो आप बात कर रहे हैं क्यूए की, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसके रिलेटेड जरूरी नहीं है कि आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो अच्छी खासी, क्योंकि आप क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग की जाती है। काफ़ी टेस्टिंग की ऐसी टाइप्स हैं जिनमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, जो क्यूए पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप क्यूए कर रहे हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ खास आपको कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी है। सर फहद, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है इसके ऊपर, आप कुछ ऐड करेंगे? जी सर, सर मेरा ये पॉइंट था कि बेसिक्स से मुराद ये कि अब जिसमें भी काम करें ना उसकी बेसिक्स। जैसे अगर आप ऑटोमेशन के अंदर हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कुछ चीज़ें ना कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं।
जो हर फ्रेमवर्क में और टूल में यूज होते हैं, जिसकी बेस पे ना चीज़ें खड़ी होती हैं। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, मतलब आपको पता हो टेस्टिंग का, उसके साइकिल का, फेजेस का, तभी आप सही काम कर सकते हैं। इस तरह मतलब मेरी बेसिक्स का ये मतलब था कि एक्चुअली जिसमें आप काम करें ना उसकी बेस पता हो कि ये किन किन चीज़ों पे ठहरी है, क्या कंसेप्ट है, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, बस ये कि उनको करने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। यस सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसा क्यूए है, हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो उन फील्ड्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो तब आप काम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड में। तो क्लियर हुआ सर हमजा आपका क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सर। सर फहद, ओवर टू यू, कंटिन्यू करें आप। जी सर, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है मैनुअल टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो ठीक है। तो जिस तरह हमने देखा था हमारे पास मुख्तलिफ साइकिल होते हैं, जैसे हमने देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो वो एक मेन, समझे, एक बड़ी पिक्चर है जिसके अंदर आप पूरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इनके साथ वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लेने से लेकर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लाइफ साइकिल के अंदर। तो जो हमारा टॉपिक है ना, वो है टेस्टिंग लाइफ साइकिल, यानी कि जो जिसे हम टेस्ट करते हैं ना उसका लाइफ साइकिल क्या होगा। क्योंकि अब टेस्टिंग के लिए भी आपको प्रॉपर चीजें मतलब चाहिए होती हैं, क्योंकि जैसे अब एसक्यूएल देखें ना, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आती हैं, जैसे कि क्वालिटी इंश्योरेंस है, एक है टेस्टिंग का। अब आपके पास डिफरेंट बंदा होगा जो टेस्ट कर रहा होगा, एक डिफरेंट होगा जो सिर्फ क्वालिटी को देख रहा होगा। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है टेस्टिंग लाइफ साइकिल का। तो जैसे मैंने पिक्चर देखी है ना, तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यानी कि आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या है हमने करना, क्या है हमारा पर्पस, क्या है और गोल क्या है। तो जब आपको वो समझ लगती है ना, फिर आप बनाते हैं प्लान, यानी कि आप प्लान करते हैं कि आया मैं किस किस चीज़ को चेक करूंगा, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो जब आपको प्लान अपने डिजाइन कर लिया, फिर आता है टेस्ट केस क्रिएशन। इनके उसको ना रिफाइन करते हैं, चलिए ठीक है मैंने ये काम करना है, अब इसके में यूज केस क्या बन सकते हैं, मतलब किन किन चीज़ों को टेस्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक प्रोग्राम है बैंकिंग के एप्लीकेशन रिलेटेड, तो मुझे पता है कि इसमें ये चीज़ें कि यूजर से अमाउंट लेगा, उसको विदड्रा करना, उसको डिपॉजिट करना, ये उसके बेसिक टास्क हैं। फिर मैंने इसको प्लान कर दिया कि भाई पहले पहले मैं चेक करता हूँ उसकी अमाउंट डिपॉजिट के लिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ टेस्ट केस ये बन सकता है कि भाई अगर उसकी अमाउंट जीरो है तो वो निकाल ना सके पैसे ना, तो उसके लिए मतलब खास अमाउंट चाहिए। जैसे कहते हैं अगर आपके 5 का मल्टीपल हो जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, ऐसा ना हो कि वो 655 इंटर करे तो आपको निकालने पड़ जाए। तो ये कुछ केस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है उस केस को एग्जीक्यूट करना, यानी कि मैं प्रॉपरली टेस्ट करूंगा भाई वो काम करता है नहीं करता। तो मैंने समझे वो किया, तो मैं देखूंगा उसका रिजल्ट क्या है, वो ठीक निकला है नहीं ठीक निकला, कोई बग है नहीं है। तो अगर उसको बग आते हैं ना तो उसको मैं सेट करूंगा, यानी कि उसको ठीक करूंगा, उसको रिजॉल्व करूंगा। तो हमारे पास एक पूरा साइकिल होता है मैनुअल टेस्टिंग का, यानी कि पहले आप देखते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, उसको मतलब चेक करना स्टेटस वगैरह क्या है, और आखिर में उसको ठीक करना। तो एक पूरा साइकिल हमारे पास ना रिपीट हो होता है। तो अगर इसको किसी का यहाँ तो क्वेश्चन है कि हम क्यों करते हैं, क्या पर्पज है, तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? ये सर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कुछ होते हैं टेस्टिंग ना, आप ऑटोमेशन जिनके कोई टूल यूज कर लेते हैं, कुछ है मैनुअल टेस्टिंग। जो मैनुअल है ना उसमें समझे कि एक बंदा बैठा है, वो प्रॉपरली ना चीजों को देख रहा है और एनालाइज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर है जो यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें सब चीजें वो खुद ही कर रहा होता है। तो हम इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, जैसे एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या उसका प्रोसेस क्या होता है, तो हम आगे इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, यानी कि मैनुअल टेस्टिंग होती क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम जरा देख लेते हैं। तो वो कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें ना आप एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसको चेक करते हैं क्या ये काम कर रही है नहीं ठीक कर रही। दूसरा वो कहते हैं कि ये मैनुअल है, तो एक टेस्टर होता है ना, वो टेस्ट कर रहे होते हैं इसको। हमने कहा ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं जो टेस्ट है ना उसका ये भी काम होता है, टेस्ट केस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट होती है ना वो देते हैं, फाइनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इनके उसके कुछ मेन टास्क हैं, मतलब टेस्ट केस डिजाइन करना, अच्छा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, और फाइनल रिपोर्ट बनाना। इसी तरह ये होते कहते हैं कि जब भी आप नई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो पहले उसको मैनुअली आप टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक इस चीज में पॉइंट हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर कुछ मजीद पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं कि जो मैनुअल टेस्टिंग है ना, इसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए होता है, ह्यूमन एफर्ट हो गई।
बजाय निस्बत के ऑटोमेशन के। फिर वो कहता है कि ये ना कुछ टेस्ट केस पे डिपेंड कर होता है। इसके अलावा ये होता है कि ह्यूमन एरर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक बंदा है वो जो टेस्ट कर रहा है और उससे कोई चीज़ निगलेक्ट हो जाती है तो बाद में इशू बन सकता है। इसी तरह इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि आपने हर चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है, तो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो मैनुअल टेस्टिंग की पिक्चर है ना, मेन पिक्चर, इसमें वो तीन चार चीज़ें बता रहा है। ये इसमें मतलब कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, जैसे मतलब फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, इनके आप चेक करते हैं जो चीज़ें काम कर रही हैं वो ठीक है नहीं है, इनके जो हमारी रिक्वायर इनपुट है आउटपुट वैसे आ रहे नहीं आ रहे। फिर रहते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल वो चीज़ें होती हैं जो उसकी क्वालिटी को बेहतर करती हैं। इनके चीज़ तो एक ही होती है, लेकिन उसकी करने का तरीका बेहतर होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब एटीएम से, अब उसने पैसे निकलवाने थे वो तो निकल गए, मतलब काम हो गया है, लेकिन ये हो गया उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल ये है कि विद इन 0.5 सेकेंड वो आपको रिस्पॉन्स करे। इनकी उसकी क्वालिटी है कि भाई ऐसा फीचर जो उसकी क्वालिटी को एनहेंस करे, इनके 0.5 सेकेंड के अंदर उसका रिस्पॉन्स आना ही आना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर एक प्रोसेस टूल्स एंड नॉलेज, इनका इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो बंदा है उसका कितना एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। अब जो एक बिगनियर है और जो एक एक्सपर्ट है, दोनों के मतलब फर्क होता है, उनके एक्सपीरियंस के अंदर भी और उनकी टेस्टिंग के अंदर भी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या मैनुअल टेस्टिंग के अंदर में, और क्या क्या मतलब चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर। ठीक हो तो अब हम देख रहे हैं कि इस टाइप्स कौन कौन सकते हैं, क्योंकि मेन चीजें तो सेम ही रहेंगी ना, जैसे हमने पहले देखा था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स है, ग्रे बॉक्स है। तो बस ये है कि आप इन चीज़ों को मैनुअली देख रहे होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर टेस्ट होते हैं वो खुद को टेस्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जैसे ब्लैक बॉक्स का पता है कि आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका कोड क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको समझे कि इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं। जैसे एक यूआई स्क्रीन आती है ना आपके पास, समझे प्रॉपर आपके पास फॉर्म बनाता है, आप जस्ट उसको टेस्ट कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है हमारे पास। इसके हम आगे देखते हैं, जैसे अब ये है। अब ब्लैक बॉक्स तो उसमें एक टेक्निक है ना, अब उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। जैसे एक फर्स्ट है फंक्शनल टेस्टिंग, यानी कि आप देखते हैं जो फंक्शन है ना वो सही काम करे नहीं करे, यानी कि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। फिर आते नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यानी कि वो जो ओवरऑल क्वालिटी है, जैसे यूजेबिलिटी है या परफॉर्मेंस है उसकी, या स्पीड है, रिलायबिलिटी है, तो वो किस तरह मतलब अफेक्ट करती है उस चीज़ पे, मतलब सही काम करे नहीं करे। फिर आ रहा है रिग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि अगर हम कोई चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। तो इस तरह हमारे पास समझे ये कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं जो हम ब्लैक बॉक्स में देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ओवर हो जाएगा, फिर हम देखते हैं आगे ना कि हमारे पास कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि अब इसमें ना आप हर चीज देख रहे होते हैं, लाइन बाय लाइन मतलब कोड को चेक कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ देखें ना, अब इसको पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब इनकी ये इनपुट है होगी ये आउटपुट हो जाएगी। तो आपकी कंप्लीट नॉलेज होता है यहाँ पे। जैसे वो कहते हैं कि भाई व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ना टेक्निक, द पर्सन विल चेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम लाइक डिजाइन। तो डिजाइन भी कर सकते, कोड ही मैनुअली चेक कर रहा होगा, यानी कि उसे पूरा पता होता है इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या मतलब कोड किस तरह काम कर रहा है कि क्लाइंट का पता होता है। तो इसकी मतलब मुख्तलिफ चीजें आती हैं जो इसके अंदर हमारे पास आती हैं ना, जैसे जैसे ना पाथ टेस्टिंग है, हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास अब एक प्रोग्राम है ना उसके मुख्तलिफ पाथ हो सकते हैं। इनके जैसे कंडीशन है ना, अगर जैसे मतलब ये चीज ट्रू है तो उसको इस तरफ जाना चाहिए, और फॉल्स है तो इस तरफ जाए। तो इस तरह में हर पाथ को टेस्ट कर रहे होते हैं, इनके जितने पॉसिबल पाथ बन सकते हैं उन सबको चेक करना, इनपुट आउटपुट को देखना, इसकी सिक्योरिटी वाले पर्पस को देखना, इनकी उस पर्सपेक्टिव से देखना कि वो सिक्योर है नहीं है। जितने लूप्स है उनको चेक करना, कि डाटा फ्लो है, इनके डाटा जो आ रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको देखना। तो ये हमारे पास हो जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि इसमें हम हर चीज को चेक करते हैं, मतलब जैसे
लूप हो गए, फंक्शन हो गए, सिक्योरिटी है उसकी, और बाकी सारी चीजें हो गई, वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट है ना, वो है ग्रे बॉक्स। हम ग्रे बॉक्स ये है कि अब दोनों को ना कंबाइन कर रही होती हैं। जैसे पिक्चर है ना, देखिए ये ब्लैक बॉक्स हो जाएगा, ये व्हाइट बॉक्स है। जो ग्रे है ना, वो दोनों को समझे कंबाइन है। ये नहीं कि अब एक बनते हैं वो दोनों चीज चेक करें, कि पहले खाली देख रहे कि कोड मतलब सही काम करे नहीं करे, इनके इनपुट दे के आउटपुट चेक करें। फिर वो दूसरा ये भी करते हैं साथ साथ लाइन बाय लाइन चेक करे। जैसे डीबग करना होगा कि भाई ये चीज क्यों काम कर रही है, तो वो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा होता है। इनको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता है इस चीज का। तो हम इसको इसलिए बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इनके दिस टेक्निक इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये हमारे पास होता है व्हाइट, ये कहते हैं ग्रे, मतलब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब ना हमारे पास ये कुछ ना प्लान बता रहा है, जो हमने कहा था ना कि साइकिल होते हैं मैनुअल टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, जिसको हम बोलते हैं STL, इनके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल समझ लें। यानी कि आप टेस्टिंग के पर्पज को देख रहे थे, इनके पहले आप रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, टेस्ट केस हो गए, एग्जीक्यूट करना उनको, डिफेक्ट हो गए उनको चेक करना। तो ये हमारे पास एक पूरा साइकिल होता है। तो हम ये करते हैं कि स्टेप में कुछ स्टेप्स देख रहे हैं, ताकि हमारे पास आइडिया हो जाए कि अब जैसे ना रिक्वायरमेंट एनालिसिस है पहला पहला स्टेप। अब इसमें देखते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, उसको चेक करते हैं। स्टडी द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, SRS हो गई, गाइड हो गई, मैनुअल हो गई, ताकि आप वाकई समझ सकें कि हमने करना क्या है। फिर तो टेस्ट प्लान, यानी कि अब इन सब चीज़ों को मिला के ना आप एक पूरा प्लान बनाते हैं, टेस्ट प्लान। फिर आपके पास है टेस्ट केस क्रिएशन, यानी कि आप स्पेसिफाइड केसेस डिजाइन करते हैं कि हम ये, जैसे ना आप कहते हैं कि लॉग इन करेगा जब यूजर, और जो यूजर है ना वो सही अपना ईमेल देगा, सही पासवर्ड देगा, तो एक टेस्ट केस डिजाइन हो गया। अब इसको जब एक्चुअली आप क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो इसमें आता है कि आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये डिफेक्ट लॉगिंग, यानी कि आप चेक करते हैं कोई बग है नहीं है, उसको रिपोर्ट करते हैं डेवलपर्स को। फिर है डिफेक्ट फिक्स यानी वेरिफिकेशन, यानी कि फिर आप जब फिक्स हो गए ना, उसको फिर दोबारा ट्राई करते हैं कि वाकई वो अब सही हो गया नहीं हुआ। जैसे हो सकता है कि आपने एक चीज़ चेक की है, आपने कहा कि ये रॉन्ग है, इसको ठीक करें। अब पूरी तरह से ठीक किया हो, लेकिन उसके चक्कर के अंदर कोई एक और चीज़ के अंदर इशू आ गया हो, तो इसलिए आप उसको दोबारा भी रीवेरीफाई करते हैं कि वो ठीक काम करे नहीं करे। तो ये हमने कुछ डिटेल देख ली स्टेप्स की। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने फीडबैक, तो बता सकते हैं। सर क्लियर है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी फीडबैक शेयर करें, क्योंकि ऐसे ये इस तरह की चीज़ें कि हैं तो बिल्कुल जनरल सी, लेकिन आपको मतलब डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे ये चीज़ इधर हो गई, इसका ये मतलब हो सकता है। तो अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें, चाहे चैट के अंदर करें या माइक ऑन करके। तो हम सर देख लेते हैं कुछ टूल्स। यस मैम। जीरा की बगजिला की फंक्शनैलिटी सिमिलर टू जीरा है, या फिर ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू क्वालिटी इंश्योरेंस टूल? नहीं सर, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जो मुख्तलिफ ना चीज़ें कवर करते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है ना, वो एक चीज़ के लिए फेमस होती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी कर रही होती है। अब जैसे जीरा है ना, मेनली तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन आप उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बाकी भी है ना टूल्स, लेकिन आते ही सेम अंडर कैटेगरी आते हैं, टेस्टिंग के अंदर आते हैं। तो उसमें मतलब काफ़ी सारे फीचर होते हैं, आप ये मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस तरह। सर मैं जीरा का ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लास्ट टाइम मतलब कि मैं जिस कंपनी में वर्क करी थी वहाँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वहाँ पे हम जो जीरा था ना टास्क वगैरह आसान करने के लिए और ये देखने के लिए कि मतलब कि अभी तक कितना जो वर्क हुआ है हमारे टास्क पे या कितना बाकी है, मतलब कि देखने के लिए कि आपका टास्क कितना परफॉर्म हो गया और कितना रह गया, इसके लिए यूज करते थे। लेकिन जो टेस्टिंग वगैरह में है ना, अब ये जीरा उसमें भी यूज होने लग गया है, क्योंकि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हमने जो है ना पास करनी होती है, इसलिए हम अब जीरा उसमें भी यूज करते हैं। तो वही आपकी वाली बात होगी कि अब एक जो टूल है ना वो सिर्फ एक के लिए स्पेसिफिकली यूज नहीं होता, वो डिफरेंट चीजों में अब यूज जो है ना उसका स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, मैं यही बात मैं भी कह रहा था कि
मतलब उसमें काफी सारे फीचर रहते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन को कवर कर रहे होते हैं, जैसे टेस्टिंग हो गया, प्लानिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गई, मतलब चीजें एक ही उसके अंदर कवर हो जाती हैं, मतलब एक ही टूल के अंदर। तो उस तरह वो क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? जी बिल्कुल सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कुछ ना हमारे पास फेमस टूल्स हैं, जैसे टेस्ट लिंक है, बगज़िला है, जीरा है, लोड रनर है। इसके अलावा भी काफी सारे टूल्स हैं जो यूज होते हैं ऑनलाइन ना। जैसे टेस्ट लिंक है, ये सर एक वेब बेस। ये सारे टूल्स हम यूज करेंगे इस कोर्स में? नहीं सर, ये एक वैसे जनरल है कि अगर आप जैसे मैनुअल जब टेस्टिंग नजदीक करते को हैं ना, पड़ा। ये जैसे एग्जांपल होते हैं ना, वो है, ठीक। ये टूल हो सकते हैं। ठीक। जी। तो अच्छा, ये मैं बता रहा था कि टेस्ट लिंक हो गया, बगज़िल है, जीरा है और लोड रनर है। तो ये कुछ ना हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनुअल टेस्टिंग की ना। अब जैसे ह्यूमन परफॉर्मेंस है, इनका जो ह्यूमन टेस्टर रहता है उसके रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेटिव टेस्टिंग, इनके आप मुख्तलिफ चीज़ों को खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इनिशियल टेस्टिंग है, इनके आप शुरू कैसे करते हैं, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे खसूसियात कहते हैं ना। फिर है कि आप मैनुअल टेस्टिंग करते क्यों हैं? सबसे पहली बात है ताकि आपका बग फ्री कोड हो, यानी कि स्टेबल हो, यानी कि उसमें कोई एरर वगैरह ना आए। फिर दूसरा होता है फेमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट, इनके आप उसको जितना टेस्ट करेंगे ना उतना आपको बेहतर आइडिया होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर होता है फिक्सिंग द डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट को फिक्स करना, जैसे कोई इशू आता है उसको टाइमली रिजॉल्व करना, ताकि वो यूजर के जाने से पहले ही आप उसको सेट कर लें। तो ये कुछ ना हमारे पास आते हैं कि हम मैनुअल टेस्टिंग क्यों करते हैं। ये कुछ एडवांटेज आ गए, जैसे कि तो ये होता है फास्ट एंड एक्यूरेट रियल फीडबैक, यानी कि आपको चीज़ें साथ ब साथ मिलती रहती हैं। ये होता है कि एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि आप एक तो ये कि अपने साथ में चीज़ें कर रहे होते हैं, कि इतना एक्सपेंसिव टूल नहीं होता ये, बजाय ये कि आप आखिर में जाके इसको सेट करें चीज़ों को जब पूरा सॉफ्टवेयर बन गया हो। जिसमें कहते हैं कि नो कोडिंग रिक्वायर्ड। अब लाजमी नहीं है कि आपको कोडिंग आती है अच्छी फिर ही आप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिसमें आप कोडिंग की जरूरत नहीं है, जैसे हमने देखा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें बस ये है कि आपको पता हो ये यूज केस है, ये मुझे अप्लाई करना है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहते हैं एफिशिएंट फंड प्लान चेंजिंग, इनकी जिसमें आपको पता हो कि चेंजिंग वगैरह आ सकते हैं, तब ये काफ़ी बेस्ट होता है कि आप इसको यूज़ करें मैनुअल टेस्टिंग को। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि आखिर इसका नुकसान क्या है। जिस तरह नुकसान है, एक तो लेस रिलायबल है, यानी कि आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरा तरीके से। दूसरा ये है कि आपको ना रीयूज नहीं कर सकते, आपको हर दफ़ा टेस्ट केस डिज़ाइन करने पड़ते हैं हर सॉफ्टवेयर के लिए। फिर वो कहते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए जो काम कर रहे होंगे। इसे एक एक्सपीरियंस चाहिए बंदे का, यानी कि जो भी टेस्टर है उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। फिर है कि टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि अगर प्रोजेक्ट लार्ज है ना आपका, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे हमारे पास। तो यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन आपको, मतलब टॉपिक? यस सर। तो कुछ ना एग्जांपल देख लेते हैं कि हम ना किस तरह करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, अब जैसे ना समझे हमारे पास एग्जांपल थी लास्ट टाइम ने ना ग्रेड वाली एग्जांपल की थी, ग्रेड कैलकुलेटर की। इसी तरह हम एग्जांपल ले रहे हैं लॉगिन पेज की, कि हम किस तरह ना इस जो हमने पढ़ा है साइकिल को यूज कर सकते हैं। जैसे पहले पहले अपने समझे रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर ली, हमारे पास एक लॉगिन का पेज है, हमने उसको टेस्ट करने हैं, आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं, वो अपने टेस्ट केस राइट कर रहे हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पे दो टेस्ट केस लिख लिए हैं, एक वैलिड का, इनवैलिड का। मैं कह रहा हूँ कि अगर यूजर सही यूजर नेम पासवर्ड दे ना तब भी आपने लॉगिन करना है उसको, पर वो गलत दे तो लॉगिन नहीं होगा। यानी कि अब ये ना दो मैंने टेस्ट केस डिजाइन कर लिए हैं इसके लिए। तो आपने लिखा है कि अगर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये स्टेटस है, यानी कि आप बताते हैं पहले तो ये एम्प्टी होगा ना स्टेटस, जब आप चेक करेंगे फिर लिखेंगे आया है, पास हुआ है या फेल हुआ है। तो अभी हम टेस्ट केस खाली डिजाइन करें, तो आप समझ इतना आपने कर लिया यहाँ तक, तो आपके पास ये टेस्ट केस डिजाइन हो गया। आपके लिए इसके लिए एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, गूगल शीट भी यूज कर सकते हैं, या टेस्ट लिंक है या टेस्ट ट्रेल है, इनके मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आपने पहले टेस्ट केस लिख लिए, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ना टेस्ट केसेस के लिखने के लिए।
तो ये आपको विजिबल है मेरी मतलब एक्सेल की शीट? जी सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ने कुछ टेस्ट केस डिजाइन कर लिए हैं। जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट केस ID 1 है, वैलिड फॉर इनपुट ऑल फील्ड, इनपुट ये होगी, एक्सपेक्टेड ये होगी। तो मैंने एक टेस्ट केस डिजाइन कर दिया कि भाई इस तरह होगा तो इस तरह होना चाहिए। तो मैं एक्चुअली चेक करूंगा एक्चुअली वो चीज़ आती है वैसे नहीं आती, स्टेटस के इनके मैं देखूंगा आगे। ये हमारे पास हो जाएगा पहला स्टेप कि हमने टेस्ट केस अपने डिफाइन कर दी कि ये टेस्ट केस हो सकते हैं। जैसे ना हम लॉगिन पेज वाले एग्जांपल को लेके देख रहे हैं, फिर हम टेस्ट नेक्स्ट देखते हैं कि टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना यानी कि अब हम उसको एक्चुअली परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने गलत दिया तो गलत आएगा। तो यहाँ अपने मैं कर दूंगा कि भाई इसका एक्चुअल आउटपुट आया था कि एरर आ गया, स्टेटस अभी टेस्ट केस मतलब एक्चुअल के मुताबिक है, मैं लिख दूंगा पास। इनके मैं अपना प्रॉपर एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ चीज़ों का। तो मैंने लिख दिया कि भाई लॉग इन फेल्ड विद एरर मैसेज, तो ये हमने उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया टेस्ट केस। ये होता है डिफेक्ट लॉगिंग, यानी कि आप उसको पूरा बताते हैं, जैसे कोई इशू आता है ना उसको लिख रहे होते हैं मतलब ताकि बाद में उसको ठीक कर सकें। कि जैसे व्हेन अ टेस्ट फेल लॉग विद द बग विल फुल डिटेल। जैसे अगर लॉगिन एक्सेप्ट करते हैं ना रॉन्ग पासवर्ड के साथ तब क्या होगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैंने गलत पासवर्ड दिया तब भी वो चल गए। अब अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो कितना बड़ा इशू बन सकता है। तो वो अब उसको पूरा लिख रहे हैं, टाइटल हो गया उसका, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास, एक्चुअल क्या आया, सेवरिटी क्या है, स्क्रीनशॉट। यानी कि आप मुख्तलिफ इस तरह कर रहे हैं कि कोई और बंदा जो डेवलपर है ना उसको समझ आ जाए कि यहाँ पे ये इशू था, इसको इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे उसने मतलब हमारे पास लॉगिन है ना, मतलब मैंने गलत पासवर्ड दिया सेट हो गया, तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने लॉगिन पेज खोला, पासवर्ड लिखा, लॉगिन हो गया। ये मैं लगे एरर शो करना चाहिए था लेकिन लॉगिन हो गया है। ये हाई सेवरिटी इनकी खतरनाक है, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। फिर मैंने साथ में स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया उसका। इसका फायदा ये है कि जो यूजर डेवलपर है ना उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे इशू है। तो इसके लिए ना आप मुख्तलिफ टूल यूज कर सकते हैं, जैसे वही बात है जीरा हो गया और बगजीला है, या एक्सेल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल के अंदर भी आप सब कुछ कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो तो आपकी ये है ना कि आप चीज़ों को मैनेज किस तरह कर रहे हैं, बाकी आप जो भी टूल यूज करें वो मैटर नहीं करता। तो ये हमारे पास जगह लॉगिंग के बारे में। फिर आखिर में आता है रिपोर्ट बनाना, यानी कि जो टेस्ट है ना वो एक पूरी रिपोर्ट बना के देगा कि मैंने ये किया था, ये टेस्ट केस निकले, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, ये इश्यूज आए हैं। जैसे हमने कहा कि टोटल टेस्ट केस हो गए, इतने पास हुए हैं, इतने फेल हुए हैं, और कुछ ना बग्स आ गए। तो आप ये पूरा उसको देख रहे होते हैं हमारे पास ना टेस्ट केसेस को, टोटल ये है, पास फेल ये हो गए, बग इतने आए, स्क्रीनशॉट अटैच कर देते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि उसको जो भी है ना मतलब पूरी उनको रिपोर्ट मिल जाती है कि ये हमारे पास टेस्ट केसेस थे, इनको हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ये इशू आया, और उनकी एक रिपोर्ट ये है। वही बात है, आप रिपोर्ट के लिए भी एक्सेल यूज कर सकते हैं, टेस्ट लिंक हो गया, जीरा हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, जैसे प्रेजेंटेशन होगी वो बना सकते हैं। तो ये इस तरह से ना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चल सकते हैं कि हम किस तरह ना कर सकते, सॉफ्टवेयर है तो। जहाँ तक क्वेश्चन है। नो जी सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर कि हम सबसे पहले जो जो हमारा टेस्ट केस है वो हम मतलब एक्सेल या स्प्रेडशीट कोई भी यूज करके मतलब हम अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे कि हमने इसमें ये चीजें ऐड करनी है पहले मतलब फर्स्टली हम उसका टेस्ट केस बनाना है। देन हम उसको जीरा पे मतलब इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिस तरह हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हम जीरा पे तीन चीजें ऐड करेंगे। मतलब कि एक डिजाइनर होना चाहिए हमारे पास, एक डेवलपर और एक टेस्टर जो जिससे हमारी वेबसाइट या ऐप पे जो भी एप्लीकेशन पे जो वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड। तो ये मतलब कि दोनों चीजें यूज होंगी जीरा और एक्सेल इसमें इस तरह से आप कह रहे हैं। यस में मतलब मकसद ये है कि चीज़ें इस तरह परफॉर्म होंगी चाहे आप टूल कोई भी यूज़ करते हैं ना। जैसे मतलब वही बात है, बेस आपकी अगर को पता है कंसेप्ट के बारे में कि ये चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं तो फिर कोई भी टूल हो चीज़ें सेम ही रहेंगी उसके अंदर। और इसमें सिर्फ यही यूज कर सकते हैं मतलब जीरा मतलब मैनेजमेंट यानी
प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग फेज है उसके लिए। और मैनुअल टेस्टिंग में मतलब कि हम मैनुअली, जिस तरह आपने बताया कि हमने आउटपुट सारी चेक करनी है, क्रेडेंशियल्स वगैरह देने हैं अपने। वो मतलब हमारे पास 3 केस होते हैं, पास फेल का, और एक ये होता है ना कि जब हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो भी हमारे पास एक केस शो कर देता है कि हमने मतलब कि वो फिल नहीं किए अपने क्रेडेंशियल्स। तो इस तरह से मतलब हम इसको टेस्टिंग करते हैं मैनुअली, और इसमें कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं यूज करते हैं हम लोग। डीएम कोडिंग का मतलब नहीं, मैनुअल का मतलब ये था कि ह्यूमन जो होता है ना वो करता है। यानी कि आप किसी टूल पे डिपेंड करने के बजाय ना किसी ह्यूमन को भी देखते हैं, वो सब कुछ खुद ही करता है। मतलब उस चाहे वो ब्लैक बॉक्स करे, व्हाइट बॉक्स करे, इनका को पूरा टेस्ट करके दे रहा होता है। तो उसमें फिर वो इस तरह करता है ये, मतलब टेस्ट केस डिजाइन किए उसने, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लिया, फिर उसको प्लान किया। मतलब वो इस तरह चीजों को लेके चल रहा होता है, कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू। जैसे जैसे व्हाइट बॉक्स है ना, तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये कोड क्या कर रहे हैं, तो वो उसको किस तरह टेस्ट करेगा। तो उसके लिए जरूरी है उसे कोड समझ आना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है सर। ये सर। तो यहाँ तक हमारा मेन था जो हमने ना कवर किए। तो अगर इसके अलावा किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम ये कर सकते हैं कि कोई टूल इसको ना एक्सप्लोर कर सकते हैं इकट्ठे ही। क्योंकि मैं इस टूल को प्रॉपरली कर नहीं सका, तो अब आप बता सकते हैं कि या तो हम टूल को एक्सप्लोर करें या कोई और टॉपिक है जनरल तो वो पूछ सकते हैं। सर कोई टूल आप एक्सप्लोर कर लें, मतलब ये हो जाएगा ना कि वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा टेस्टिंग जो हमारा है। जैसे हम चलें फिर ऐसे ही कर लेते हैं ना। जैसे भी तो हमने एक्सेल का देख लिया कि आप एक्सेल में इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा ये हो जाएगा कि यूएली कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीरा को देख लें, या हम इसको ट्राई कर लेते हैं जीरा को। एक और भी हमारे पास टेस्ट लिंक, लेकिन ये है कि वो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह टाइम लेती है, उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके पास ना। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सर जीरा तो हमारे पास पेड नहीं होता, तो मतलब कि उसको यूज करने के लिए तो इस तरह से नहीं होगा। ट्रायल चल जाता है, चीज़ें मतलब हो जाएंगी उसमें भी। तो उसको देख लेते हैं, वरना फिर कोई और टूल ट्राई कर लेंगे। ओके सर। जी। इसको पहले एक बार देख लेता हूँ लॉगिन करके ना। ये ना साइन अप मांग रहे हैं, इसको जरा करके देख लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये जरा क्रिएट हो जाते हैं, हम इसको देख लेते हैं।
शायद वो नेट स्लो तो इसे थोड़ा टाइम लगा रहा है। अच्छा, तो हमारे पास ना एक मेन स्क्रीन आती है इस तरह से। अब इसमें ना हमारे पास मुख्य फीचर्स हैं, जैसे समरी का है हमारे पास, लिस्ट है, इनके ओवरऑल बता रहे हैं इसके अंदर ना, जैसे मतलब इतने मैंने करने थे, इतना हो गया है, कुछ रिव्यू रह रहे हैं इनके। आपको पूरे जो सॉफ्ट प्रोजेक्ट है ना, मतलब जैसे प्रोजेक्ट खुला हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, तो बता रहा है कि इसके बारे में। ये लिस्ट फॉर्म के अंदर हो जाएगा हमारे पास। जैसे ना ये है, मतलब एक टाइप है, इसकी की ये है, मैंने इसको समरी असाइन की थी। ऑथेंटिकेशन और प्रोग्रेस के अंदर है इनके, उसने कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। इसके अलावा हमारे पास भी बोर्ड आते हैं, जैसे अभी ना मैंने यहाँ पे कहा कि ये भी रिव्यू करने है इसको, ये प्रोग्रेस के अंदर है, ये मैंने करना है। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट, तो मैं इसको खोलूँ ना तो मुझे पूरी डिटेल बता देगा चीज़ों की। जैसे मैंने इसको असाइन किया हुआ है, प्रायोरिटी इसकी क्या है। इनके आप इस तरह पूरे टेस्ट केस बना के ना, अगर आप मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, किसी बंदे को असाइन करके एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि भाई मैंने उसको ये टेस्ट केस दिया था चेक करने के लिए, उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, उसको रिपोर्ट देनी चाहिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये कुछ कोडिंग का पार्ट है हमारे पास। सही है कि आप इसको ना गिटहब से या गिट लैब से कनेक्ट करके ना फिर उसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने पूरा। इसी तरह फिर टाइमलाइन है हमारे पास। और जैसे ना मतलब मैंने इतने टाइम में ये काम किया इस डेट के अंदर, तो आप इसे पूरा ट्रैक रख रहे होते हैं चीज़ों का। तो ये कुछ पेजेस वगैरह होते हैं। हम ये कर लेते हैं कि कुछ ना असाइन कर लेते हैं चीज़ों को। सर एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। चलिए ऐसे कर लेते हैं सर। जैसे ना मगर प्रोजेक्ट भी आए ना, तो वो अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है। मैं इसको करता हूँ टॉप लेवल प्लानिंग बोल के, ये पेड है हमारे पास, इसको कर लेते हैं। तो वो ना हमारे पास कुछ बता रहा है कि आप ये जिस तरह मैनेज करने के लिए ले सकते हैं चीज़ों को। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के अंदर ना, लेकिन जैसे होते फिर हम उसको चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम बाकी भी देख लेते हैं, ऑनलाइन टूल हमारे पास स्लाइड्स के अंदर देखे थे हमने। जैसे हमने कहा कि बगजीला भी है, हम इसको देखें ये। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि आप आपके पास क्रिएट हो गया, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये था कि हमने ना ये बनाया था कस्टमर सर्विस लीडर, तो उसने वैसे चीजें देख दी हैं। ये करते हैं कोई इसमें कुछ असाइन कर लेते हैं। सर ये ऊपर गेट स्टार्टेड में है ना, उसके नीचे वीडियो आ रही है, इसमें चेक करें। कैसे? ये साइड में आ रहा है नेविगेशन से, साइड बार में जी गेट स्टार्टेड का, इसमें डेमो की वीडियोस है नीचे डाउन में। तो जी आप सर, वो बता। उस गाइडलाइन मिल जाए कुछ। जी हम देख लेते हैं क्विक स्टार्ट गाइड पे ना, कि हम इसको ट्राई कर लेते हैं।
डॉक्यूमेंटेशन है जैसे कह रहे कि भाई ना कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो जो मेन इसके अंदर था ना टेस्टिंग वाला, वो शायद पेड है तो इसलिए ना उसने नहीं दिया थी मेन, तो उसने फिर बाकी को देख रहे हैं। फिर ट्राई कर लेते हैं हम इसको, ऐसे ना स्टार्ट कर लेते हैं क्रिएट पे जाके। मुझे पता है कि मेरे इसके अंदर ये फीचर है, तो मैं ना बग को कर लेता हूँ। मुझे मतलब वर्क टाइप बग है, मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट अ बग, समरी में कहता हूँ कि रिपोर्ट करें आप लोग। इसमें क्या बग किसी भी दे सकते हैं, जितनी डिटेल होगी वो दे देंगे बग की। तो ये हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया, वो इसके अंदर आ गए बस। सी देखें तो मतलब इस सिंपल रिक्वेस्ट बता रहे हैं। इसी तरह हम वो मतलब कि जो चेक मैनेजर है ना, वो रिपोर्ट भी कर सकता है, किसी को असाइन भी कर सकता है, उसको ट्रैक भी कर सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें हमारे पास चल रही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लें या फिर मतलब मैम जिस तरह कहती है। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। जी सर, हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। सर हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे थे अभी, क्योंकि हमने जो लास्ट वीक में प्रोजेक्ट मैनेजर का जो हमने टॉपिक कवर कर लिया ना, तो हम उसके अंदर इसको कवर कर लेंगे। जी सर मैम, जी मैम ऐसे ही है। जो हमारा कल का टॉपिक है ना, जो हम नेक्स्ट करेंगे, वो है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। यानी कि अभी तो हमने देख लिया ना कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, फिर फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और किस तरह कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि मैन ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें ये हो कि आप ऑटोमेट मतलब चीज़ों को ना ऑटोमेट कर देंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर ना कल लेक्चर में सेलेनियम के बारे में देखेंगे, यानी कि इसको टूल को यूज़ करेंगे। हमने लास्ट प्रैक्टिकल किया था तो उसके अंदर भी यूज़ किया था, लेकिन हम इसमें ना थोड़ी डिटेल से देखेंगे इसको। तो पहले तो देख लेते हैं कि बेनिफिट्स वगैरह क्या हो जाएंगे हमारे पास ऑटोमेशन के। जैसे ऑटोमेशन का एक फायदा होगा कि बस काम आपका क्विक हो जाएगा, आपको इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए होगा। जो जैसे इश्यू आते हैं मतलब ह्यूमन की वजह से, वो भी नहीं आएंगे आपके पास, चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं बेनिफिट्स की। तो हम ये कर लेते हैं, इसकी ना कुछ स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं, मुझे बस एक सेकेंड दें। जब तक स्लाइड्स देख लूँ इसकी, फिर मैं करता हूँ इसको। ये विजिबल है स्लाइड्स? ये सर आपकी स्लाइड्स जो हैं वो विजिबल है। तो मैंने स्लाइड शेयर से मतलब ओपन कर लिया स्लाइड, तो हम इसको देख लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग को। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन होती है इनके, आप किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर की मदद से ना टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर पहले मैनुअल था ना, तो अभी इसके अंदर हम इसको चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे। जैसे वो कहता है कि ऑटोमेट क्यों करना है, इससे हो कि आपके पास एक तो एक्यूरेसी बेहतर होगी, इससे ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इनके फिर आपके पास फास्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फास्टर है, एक्यूरेट है, उससे क्वालिटी बेहतर हो जाएगी।
तब किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ना कुछ टूल्स होंगे। जैसे वो कहते हैं कि ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है। एक तो आपके पास स्पीड है, जैसे अब आपने एक स्क्रिप्ट बना दिया है, उसको रन करना वो खुद ब खुद होता रहेगा, तो आपके पास मैनुअल टेस्टर की एफर्ट्स कम हो जाएगी। दूसरा ये कि रिलायबल है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमन एरर कम से कम होगा। तीसरी ये बात है रिपीटेबल, यानी कि आप एक ही केस को जितनी दफ़ा चाहे 100 दफ़ा करें, 1000 दफ़ा करें, तो रिपीट कर सकते हैं। दूसरा कवरेज, यानी कि आप बहुत सी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। रीयूजेबल, यानी कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट बना लें। वो फिर कह रहे हैं कि कब हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, इनके जो आपके पास मतलब चेंजिंग वगैरह आती है उसको चेक करना हो तो तब यूज़ कर सकते हैं। कोई एक टेस्टिंग है उसको बार बार करना पड़े, रिपीटिव टास्क है, इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। लोड परफॉर्मेंस टेस्ट करना हो उसके लिए भी हमारे पास ही हो सकते हैं टूल। इसी तरह आप कहते हैं लॉन्ग रन टेस्ट प्रोजेक्ट है, इनके जो प्रोजेक्ट बड़े लंबे अरसे तक चले हैं, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके जैसे लोड डाल के चेक करना हो वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि किन किन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कुछ जैसे क्रिटिकल टेस्ट केस हैं उनको चेक करना, कि जैसे वो चीज़ें जो मैनुअली करना मुश्किल है, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, या जैसे हम कह रहे हैं कि फंक्शन टेस्टिंग के दिन फंक्शन को टेस्ट करते हैं, तो आपके पास कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तो उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। वही कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट, यानी कि अब ऑटोमेशन की कौन कौन सी ना टाइप्स हो सकती हैं। जैसे फंक्शनल टेस्टिंग है, यानी कि आप इसमें ना फंक्शन को मतलब वो जो रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या करेगा, तो वो चीज़ें मतलब इसमें टेस्ट करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास सेलेनियम टूल है, यूएफटी है, आरएफटी हो गया, टीएसटीसीएस, इनके कुछ हमारे पास ना टूल्स हैं जो फंक्शनल के लिए यूज हो रहे हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनल ऑटोमेटेड टेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो उसका नॉन फंक्शनल पार्ट था ना, जैसे उसकी स्पीड है, उसकी रिलायंस है, उसकी सिक्योरिटी है, आप उसको इनसे यूज कर सकते हैं। जैसे वो टूल बता रहा है जे मीटर है, लोड रनर है, तो ये हम कुछ टूल यूज कर सकते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह को देखने के लिए। तो ये देखें, अब उसने कुछ ना बता दें कि ये लाइसेंस टूल हैं, ये फ्री हैं। जैसे ओपन सोर्स है, सिलीनियम है, जे मीटर है, सोप है, कुछ फ्री टूल्स हैं और ये पेड है, इनके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इनके लिए। फिर वो कह रहे हैं कि आप मतलब ना प्रोसेस क्या है इसका, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस, टूल सिलेक्शन, पीओसी, डिजाइन द आर्किटेक्चर, डेवलप टेस्ट स्क्रिप्ट, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेमवर्क। इनकी इसके अंदर भी उसी तरह की चीजें पहले आप मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको टूल चूज करते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इनकी चीजें उसी तरह है, लेकिन अब जरा ऑटोमेट हो गई हैं। आपकी मतलब मेहनत कम होगी और चीजें जरा बेटर परफॉर्म होंगी। अब वो कह रहे हैं कि कब टेस्ट ऑटोमेशन बेहतर नहीं है, जब वो कह रहा है कि आपके पास जो यूआई है ना बार बार चेंज हो रही है, तो आपको नहीं करना चाहिए। सब्जेक्टिव वैलिडेशन हो ना, जैसे मतलब कि लुक एंड फील कैसा है, मतलब ऐसी चीज इसके अंदर ह्यूमन की जरूरत पड़ सकती है, इनकी इसको कोई मेजर ना कर सकें जैसे स्पेसिफिक चीजों को, तो तब आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई वन टाइम चीज है उसके लिए भी ना यूज करें, तो ये भी मतलब कुछ है। अभी उसने एडवांटेज बता दिए, जैसे हमारे पास ना टाइम सेव करते हैं, स्पीड है, रिपीटेबिलिटी है, रीयूजेबल है, कवरेज ज़्यादा बेहतर है। कुछ डिसएडवांटेज है, यानी कि आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, कोड को मेंटेन करने वाला बंदा हो। अच्छा, शुरू में मतलब कि इनिशियल डेवलपर्स की जरूरत पड़ सकती है आपको, वो टूल चाहिए होंगे, हो सकते हैं वो पेड टूल हो। इसी तरह फिर कम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी कि जब टेस्ट केस फेल होता है उसको समझना। फिर ये कोई चैलेंजिंग है जो हम जैसे हम कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इनके बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेना। टूल जो है वो आपके पास पेड है और उसको मतलब क्या कहते हैं ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ चैलेंजिंग पेश आ सकते हैं जब आप कर रहे होंगे ना ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो ये कुछ हो सकते हैं। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में ना इसको हम मजीद देख लेंगे हमारे पास, या हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे इसको। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, इतना तो क्लियर है, बाकी हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे फिर। जी मैम, कल इसको हम प्रैक्टिकल वगैरह देख लेंगे, इसको क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो भी ले लेंगे। ओके सर। इसमें तो यहाँ तक था, अगर आप इसे कोई अपने शेयर करना चाहते हैं फीडबैक तो कर सकते हैं। नहीं सर, सब क्लियर है, थैंक यू। थैंक यू मैम, तो फिर हम इसको एंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास